गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के लिए कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन में हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Why Zn is not considered as a transition element? आप सबको पता है कि हम लोग जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज़ लिखते हैं तो Zn को हम इंक्लूड करते हैं, पर वो फिर भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होता है? बेटा, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारी, वो फुलफिल्ड जो डी ब्लॉक है वो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, वो कंप्लीट D10 की ही हमारी कॉन्फ़िगरेशन को देता है। देखिए, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे वो Zn भी पूछ सकता है, कैडमियम भी पूछ सकता है और मरकरी के बारे में भी पूछ सकता है। The d orbitals are completely filled in the ground state as well as their common oxidation state. जो हमारी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और डी ऑर्बिटल जो भी होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए हम ट्रांजिशन एलिमेंट इनको नहीं मानते, इनको रिगार्डेड नहीं करते हैं। पर क्वेश्चन एक और बनता है, फिर इनको क्यों रखा गया ट्रांजिशन सीरीज में? बेटा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, एक क्वेश्चन और बता रही हूँ मैं इसके साथ साथ आपको, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो हमारा क्या बना लेते हैं, Zn2+ बन जाता है या कैडमियम 2+ बन जाता है। ठीक है, जब ये Zn2+ या कैडमियम 2+ की पोजीशन में होते हैं तो इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड नहीं होता है। तो ये इसीलिए ही ये हमने किस में रखे हुए हैं, ट्रांजिशन सीरीज़ में रखे हुए हैं कि जब ये सॉल्ट फॉर्म में होते हैं या एक्साइटेड स्टेट की फॉर्म में होते हैं तो ये एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिहेव करते हैं। दैट्स वाई वी प्लेस देम इनटू द ट्रांजिशन सीरीज़। ओके, तो इसी से आपके दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम इन विच शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। उसने आपसे पूछा है कि आपको एक ऐसा ऑक्सो एनायन बताना है। ऑक्सो एनायन का मतलब होता है जब क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड बनाता है तब उसे हम ऑक्सो एनायन बोलते हैं। तो जो ऑक्सो एनायन है हमारा क्रोमियम का, वो क्या होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ठीक है, तो +6 का मतलब है ये किस में है, 6th हमारे ग्रुप नंबर होता है, 6 इसका ग्रुप नंबर होता है। तो जब हम इसके अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो डाइक्रोमेट आयन के अंदर तो हमारा 6 ही होता है। तो आपको यही आपको बताना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Zn2+ salts are white while Cu2+ salts are colored white. देखिए बेटा, जो Zn2+ salts होते हैं उनके अंदर हमारे S वाले तो इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं पर इनके अंदर कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, पर जो कॉपर 2+ होता है उसके अंदर डी ट्रांजिशन हो सकता है, इसलिए ये कलर्ड होते हैं। क्योंकि कलर्ड होने के लिए कंडीशन होती है कि डी ट्रांजिशन होना चाहिए। डी ट्रांजिशन का मतलब होता है डी ब्लॉक से डी ब्लॉक तक, कि दूसरे एटम का भी जिसके साथ हम शेयरिंग कर रहे हैं या फिर कंपाउंड बना रहे हैं उसका डी ब्लॉक के एटम और इनके डी ब्लॉक के एटम में एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। या सेकेंड कंडीशन, क्या डी ब्लॉक से डी ब्लॉक में हमारा ऊपर नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर नीचे होने चाहिए। मीन्स अगर डी ब्लॉक के ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड भी होने चाहिए, एक्साइटेड से वो वापस भी आने चाहिए। इन डी के बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए। ओके, Zn2 ion has completely filled D subshell. There is no DD transition. क्योंकि आपको पता है हम आर्गन से लेते हैं 3D10, क्योंकि 4s2 तो नहीं लगाएंगे क्योंकि Zn2+ है। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा जो D है वो हमारा completely filled है, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली फिल्ड है। जब इसके पास कोई भी फ्री नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होते। पर यहाँ पे 3D9 है, यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कम होता है जिसकी वजह से इसकी डी ट्रांजिशन हो जाती है
और ये कलर्ड कंपाउंड बना लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे डाटा दिया हुआ है E0 M2 प्लस से M का और M3 प्लस से M2 प्लस का। ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उनका आंसर करना है। Which is a stronger reducing agent in aqueous medium Cu2 plus और Fe2 plus and why? And which is the most stable ion in +2 oxidation state and why? वहाँ से डाटा से हमें देखना है बेटा, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी जिसकी भी नेगेटिव वैल्यू या जिसकी वैल्यू कम होती है वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इन्होंने कंपैरिजन में हमसे Cr2 प्लस और Fe2 प्लस पूछा है। अगर हम इन दोनों में से कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो क्रोमियम होता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन द Fe2 प्लस, क्योंकि जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं Cr3 प्लस में वो ईजिली होती है रेदर देन Fe3 प्लस से जो हम Fe2 प्लस करते हैं। ओके, देखिए Cr2 प्लस इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2 प्लस, क्योंकि इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी है, नेगेटिव है, और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की कितनी वैल्यू दी है, पॉजिटिव दी हुई है। तो ये तो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है Fe3 प्लस में। ओके, नाउ अब क्या होता है ये बात ध्यान से देखिएगा, more positive is the value of E0, reaction will be more feasible। जो हमारी E0 है CO3 प्लस से Cu2 प्लस की वो हमारी मैक्सिमम है, इसलिए ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेबल के अंदर जो हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो Cu की ही है, कोबाल्ट की ही है। देखो यहाँ पे +1.57 है, ये +0.77 है, तो 1.97 इसमें से हाईएस्ट है, क्योंकि जितनी अभी आपको पता है E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ज़्यादा वो फिजिबल होगी। तो इसका मतलब हमारी सबसे बेस्ट क्या है, CO2 प्लस आयन हमारा सबसे बेस्ट है। ओके, या हम कह सकते हैं ये सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, give reasons। Transition metal forms alloys। Second, Mn2O3 is basic whereas Mn2O7 is acidic। Third है transition metals show variable oxidation state। देखिए बेटा, ट्रांजिशन मेटल एलॉयज क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो समवट सेम ही होती है, इस वजह से ये एलॉयज बना लेते हैं। नेक्स्ट है जो Mn2O3 है वो बेसिक है और Mn2O7 इज एसिडिक है। अब बेटा ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, जो उसकी एसिडिटी होती है या एसिडिक नेचर होता है वो भी इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम Mn2O3 में देखते हैं तो Mn की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे +3 आएगी, कितनी आएगी, +3 आएगी। तो +3 की वजह से ये हमारा बेसिक है, क्योंकि इसकी जो Mn2O7 है इसकी कितनी आती है, +7 आती है, कितनी आती है, +7 आती है। तो आप खुद देख सकते हैं +3 बड़ा है या +7, +7 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होती है उसी का ही जो एसिडिक करेक्टर होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है कि जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको किसी की भी वैल्यू दे सकते हैं, तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दोनों का फाइंड आउट करना है और कंपेयर करके उसको बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ में बता देना है। थर्ड था कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट में NS भी यूज़ करते हैं, वो N-1 जो पेनल्टीमेट शेल है वो दोनों ऑर्बिटल्स को यूज़ करते हैं बॉन्डिंग के लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, स्कैंडियम है, उसका कितना होता है 3D1N4S2। अगर मैं सिर्फ S ब्लॉक को जिसका लार्ज शेल है इसको यूज़ करती हूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2।
अगर हम डी को भी यूज़ कर लेते हैं, डी के साथ भी बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इसकी कितनी शो हो जाएगी, +3। तो डिपेंड करता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास हम क्रोमियम ले लेते हैं तो 3d5 आ जाता, तो वहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर सकते थे डी के। तो डिपेंड करता है कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि हम उसको बॉन्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, explain the enthalpies of atomization of transition metals are quite high. Second है the transition metals and many of their compound acts as a good catalyst. देखिए बेटा, आप लोगों को पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब इनकी बॉन्डिंग होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड्स को बनाने के लिए क्या होता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए इनकी क्या होती है, बहुत हाई होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट उसने कहा है कि वो गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं। देखिए, गुड क्यों होते हैं, क्योंकि ये अडॉप्ट कर लेते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को। अभी आपने देखा था ऊपर क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू डी ऑर्बिटल हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का सबसे अच्छी पावर यही होती है कि वो एब्जॉर्ब कर सके और उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर सके और उसको कंपाउंड में चेंज कर सके या प्रोडक्ट में चेंज कर सके। तो ये बहुत जल्दी उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और कॉम्प्लेक्स बनाते ही आपको पता है जो कैटलिस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है और जो हमारा कंपाउंड है वो बन जाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कंप्लीट द रिएक्शन। ये मैंने आपके लिए कुछ रिएक्शंस लिखकर दी हुई हैं। ये कह सकते हो कि लास्ट टाइम के लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छी हैं ये, तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि MnO4 को जो हम हाइड्रोजन आयन के साथ और नाइट्रो आयन के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, Mn2+ 5 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन और वाटर। सेकंड है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम वो आपको आयन की फॉर्म में ना देकर पोटेशियम पर मैग्नेट की फॉर्म में भी दे सकता है। वो आपको ये भी बोल सकता है व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विद पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो बात यही होनी है, पोटेशियम पर मैग्नेट दे दे या फिर पर मैग्नेट आयन दे दे, सेम केस है। यहाँ हमने आयंस की फॉर्म में किया है, वहाँ हम कंपाउंड की फॉर्म में कर लेते हैं। तो बात वही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रिएक्शन यही रहने वाली है। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने पोटेशियम पर मैग्नेट या फिर पर मैग्नेट आयन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ, हमें Mn2+ मिला और सल्फेट आयन मिले और 4 मोल्स ऑफ H+ आयन मिले। ऐसे ही यहाँ पे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी लिख कर दे सकता है आपको, या डाइक्रोमेट आयन भी कह सकता है। डाइक्रोमेट आयन को हमने किसके साथ किया है, H2S के साथ और एसिडिक। इसका मीनिंग उसने H+ भी दे सकता है वो, या फिर आपको ये भी बोल सकता है एसिडिक मीडियम। कंफ्यूज करने के लिए वो आपको एसिडिक मीडियम भी बोल सकता है। तो एसिडिक मीडियम का मतलब ही H+ आयंस होता है। तो हमें क्या मिल रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम आयंस मिल रहे हैं, वाटर मिल रहा है और सल्फर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे क्या कर रहे हैं, क्रोमेट जो डाइक्रोमेट आयन है वो किसके साथ कर रहे हैं, टिन के साथ, और ये वही एसिटिक मीडियम वही क्रोमियम मिल रहा है हमें Sn4+ और 7 मोल्स ऑफ वाटर। अब वो पूछ रहा है डाइक्रोमेट आयन जो आयोडीन के साथ, जो आयोडाइड आयन होते हैं उनके साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वही हमें क्या मिल रहा है, क्रोमियम आयन्स तो मिल रहे हैं और हमें यहाँ पे आयोडाइड भी मिलता है। क्या मिलता है, आयोडाइड या फिर आयोडीन भी आप बोल सकते हो, और 7 मोल्स ऑफ वाटर। अगर हमारे जो फेरिक आयंस हैं वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, फेरस, फेरिक टू फेरस। ठीक है, ये क्या है, फेरस है हमारा
ये क्या है, फेरिक, और ये हमें आयोडीन यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, क्रोमेट आयंस को हमने फेरस आयन के साथ एसिटिक मीडियम में जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, वही क्रोमियम आयंस मिल रहे हैं हमें, 6 मोल्स ऑफ हमारे फेरिक आयन और 7 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब हमने ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट किया एसिटिक मीडियम में तो हमें क्या मिल रहा है, Mn2 प्लस मिल रहा है, 8 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहा है और 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयंस चेंजेस टू येलो व्हेन ट्रीटेड विद एन एल्कली, वाई। उसने ये बोला है जो डाइक्रोमेट आयन होता है जो उसका ऑरेंज कलर है वो येलो में क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसे एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बेटा देखो, अगर हम एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पहले वो क्या था, एसिडिक था, अगर आप उसके अंदर एल्कली को ऐड करते जा रहे हो जो एसिड होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होता जाएगा। अगर एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो उसके अंदर जो H प्लस आयंस हैं वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर H प्लस आयंस हमारे डिक्रीज करते हैं तो उसके कलर के अंदर चेंज आता ही आता है। तो कलर हमारा क्या हो जाता है, ऑरेंज से येलो हो जाता है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो हमारी फॉरवर्ड में प्रोसीड करने लग जाती है। तो क्या है, ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू येलो व्हेन एन एल्कली इज एडेड ऑन एडिशन ऑफ एन एल्कली। यही मैंने आपको समझाया, जो कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयंस की वो डिक्रीज कर जाएगी, जो रिएक्शन है वो हमारी कहाँ पे प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में, और हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है, येलो कलर का सॉल्यूशन मिलता है। देखिए, तो येलो कलर का जब सॉल्यूशन मिलता है तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारे पास डाइक्रोमेट था वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो ऑरेंज से हमारा क्या मिल जाता है, येलो कलर हमें मिल जाता है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड इट्स आयनिक इक्वेशन। आपको बताना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विद रिएक्शंस। पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ MnO2। MnO2 को हम क्या बोलते हैं, पैरोलिसाइट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसका रिएक्ट करते हैं और इसके अंदर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं KNO3, ठीक है, जो इसको क्या चेंज कर देता है, पोटेशियम मैग्नेट। देखो बेटा यहाँ पे K2 है तो K2 की वजह से इसका नेम चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट, ये बन जाता है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, मैग्नेट आयन लेते हैं और उसे एक एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर रिएक्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाता है, पर मैग्नेट मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। तो जब लास्ट में हमें ये रिएक्शन मिलती है तो क्या मिलता है, हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट हमें मिल जाता है और MnO2 भी मिल जाता है, KCl हमारा बाहर निकल जाता है और वाटर। तो ये बहुत इजी है, बस आपने क्या देखना है, यहाँ पे हमारा क्या बनाया है, यहाँ पे पोटेशियम मैग्नेट से क्या बना है, पोटेशियम पर मैग्नेट, किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो KOH की प्रेजेंस में, और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। देखो बेटा, डिसप्रोपोर्शन का रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक कंपाउंड अपने आप को ही रिड्यूस कर रहा हो और अपने आप को ही ऑक्सीडाइज कर रहा हो इन द सेम रिएक्शन, उसे हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ओके, तो क्या, इट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हमारे पास मर्क्यूरिक क्लोराइड है, हमने अमोनिया के साथ उसको रिएक्ट किया तो हमारे पास Hg, देखो आपके पास Hg हमारा यहाँ पर रिड्यूस भी हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों ही एक रिएक्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। ऐसे ही हमने कॉपर लिया, कॉपर रिड्यूस भी हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल वहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको ईजी लगे, तो ये रिएक्शन काफ़ी ईजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट ओर। देखिए यहाँ पे उसने स्पेसिफिक दे दिया है, क्रोमाइट ओर से ही आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, अदरवाइज अगर आपको वो स्पेसिफाई नहीं करते तो आपके पास 2-3 मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हो।
देखिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सोडियम क्रोमेट लेते हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, सोडियम डाई क्रोमेट मिल जाता है, और सोडियम सल्फेट और वाटर हमारा बाहर निकल जाता है। अब इसको, जो सोडियम डाइक्रोमेट है, इसको हम क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के साथ, KCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और हमें क्या मिल जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। मीन्स जो Na है वो डिस्प्लेस हो जाता है हमारा पोटेशियम के साथ। ओके, तो हमारा क्या बन रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है, और NaCl हमारा बाहर निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये 2 रिएक्शन ध्यान रखनी है, लिख तो आप खुद भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसके अंदर कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होता है, कि कंडीशन ये है आपने इसके अंदर रिएक्शंस को लिखा हो। आप रिएक्शन लिख दीजिए और थोड़े से 1-1, 2-2 लाइन लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का एक तो सिंपल आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज ड्यू टू, एंड राइट इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। और थोड़ा सा वो क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी आपको पूछ सकता है, आंसर वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही आएगा, पर आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है। पहले हम सिंपली करते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है और किसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आए हुए हैं। देखिए बेटा, द स्टडी डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. It is caused due to the imperfect shielding of nuclear charge by 4f इलेक्ट्रॉन. देखो बेटा, इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर हम रफली एक डायग्राम बनाते हैं एटम का, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, हमारे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो ऑब्वियस है प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वो बाहर जाने की बजाय जो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हमारा कम होता जा रहा है। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है कि प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, कि जिससे बॉन्डिंग ज़्यादा ना हो पाए। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो अपनी तरफ इनको पुल करता है, अपनी तरफ इनको अंदर की तरफ खींचता है। अगर ये अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रेडियस डिक्रीज होती जाती है ग्रेजुअली, क्योंकि इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में तो ये होनी चाहिए थे उनकी, बट ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से तो ये क्या रहे हैं, अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, इनकी क्या हो रही है, द बेसिक स्ट्रेंथ है जो हमारी ऑक्साइड्स की और हाइड्रोक्साइड की लेंथेनॉइड की, वो डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे आयनिक साइजेस हैं, अब आयनिक साइजेस वो जो हमारे होने चाहिए थे, एक्चुअल होने चाहिए तो वो तो नहीं हो पा रहे। इस वजह से क्या हो रहा है, कुछ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाइज होती हैं वो सेम होती हैं। आपको ये पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है हमारा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सेम हो गई है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, जो जिर्कोनियम है और हाफनियम है, इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सिमिलर है। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंस। अब सिमिलर होने की वजह से इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक फैक्टर होता है एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग भी हम इनको सेपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं इनको सेपरेट आउट करने के लिए या इनको स्टडी करने के लिए, क्योंकि इनकी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो सेम हो जाती हैं। ओके, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब यही क्वेश्चन एक थोड़ा ट्विस्ट करके भी एग्जामिनर आपको बहुत बार देता है, वो मैं अब आपको बताती हूँ।
नेक्स्ट है देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द सीरीज ऑफ लैंथेनॉइड वाई। आप क्वेश्चन देख के समझ गए होंगे कि उसने यही पूछा है कि ग्रेजुअल डिक्रीज क्यों होता है एटॉमिक नंबर बढ़ने पर लैंथेनॉइड्स में, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो उसने पूछा क्यों, तो क्यों अभी मैंने आपको बताया ही था ऊपर कि क्या हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। आपको पता है किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनकी भी तो पावर बढ़ रही है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट हमारा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से वो उनको अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो यही मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पर। As the atomic number increases, each succeeding element contains one more electron in the 4f orbital and one extra proton in the nucleus. Nucleus के अंदर भी तो जाएगा ना एक इलेक्ट्रॉन। The 4f electron are rather ineffective in screening the outer electron from the nucleus. तो क्या होता है, उनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से as there is gradual increase in the nuclear attraction for outer इलेक्ट्रॉन, कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से वो अंदर की तरफ पुल हो रहे हैं। होप सो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपके रिवीजन टाइम में। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को पढ़ना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय।